वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भी मैं आपको बता दूं, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और आप ये वीडियो लास्ट तक देख लेते हैं। जो जो मैं प्रश्न बताऊंगा, जो जो उत्तर बताऊंगा उसका तैयार कर लेंगे तो आपके 12 से 15 नंबर पक्के होने वाले हैं, गारंटी के साथ 12 से 15 नंबर। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, पूरी जानकारी आगे बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सक्सेस टू पर। आज की इस वीडियो में बात करेंगे जो भी हमारे बीए थर्ड सेमेस्टर के हैं, यानी तृतीय सेमेस्टर के हैं, जिनको 2023 और 24 के सेशन में हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास का पेपर देना है। ठीक है, प्राचीन इतिहास का पेपर देना है, उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको कवर कराने वाले हैं, ठीक है, फर्स्ट यूनिट से जुड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में विथ पीडीएफ। क्लियर? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री है, प्रश्न पत्र का नाम पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया है, तो सभी प्रश्न पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया से जुड़े होंगे और हर सब्जेक्ट है वो 8 यूनिट में डिवाइड है। तो आज किस वीडियो हम कवर करेंगे फर्स्ट यूनिट से जुड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में, फिर आने वाले दिन में सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट, यानी कि सब अलग अलग यूनिट अलग अलग डे हम आपको कवर करेंगे ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ और आपको बोर भी फील ना हो। ठीक है, तो आज की क्लास में मतलब कि जो मतलब फर्स्ट यूनिट है हिस्ट्री का, यानी कि इतिहास का जो फर्स्ट यूनिट है उससे जुड़े क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न है फर्स्ट यूनिट का कि साहित्यिक स्रोत कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। क्लियर? तो उत्तर आप लोगों के समझते यहाँ उत्तर है। ठीक है, ये लिखा है आप लोगों के लिए, मैंने तैयार किया है स्पेशल। ठीक है, साहित्यिक स्रोतों में मुख्य रूप से धार्मिक एवं गैर धार्मिक स्रोत शामिल है। ध्यान से सुनेंगे, मुख्य रूप से कौन कौन से स्रोत शामिल है, धार्मिक और गैर धार्मिक। ठीक है, धार्मिक ग्रंथों में ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध जैन, ठीक है, बौद्ध जैन साहित्य को प्रमुख रूप से लिया जाता है। ठीक है, और ब्राह्मण ग्रंथों में वेद, उपनिषद, ब्राह्मण, उपनिषद, पुराण आदि को लिया जाता है। गैर धार्मिक स्रोत में विदेशी यात्रियों का विवरण शामिल है। ठीक है, समझ गए? धार्मिक में आपने जाना, ठीक है, किसके बारे में, धार्मिक ग्रंथ में किसके बारे में जाना, ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध जैन के बारे में। ठीक है, और आपने जाना कि साहित्य को प्रमुख रूप से जो लिया गया है ब्राह्मण ग्रंथों में, ठीक है, वो है वेद, उपनिषद, ब्राह्मण, ये सब आपके आ जाएंगे धार्मिक में। और जो आपका एक गैर धार्मिक है, इसमें आ जाएंगे, ठीक है, विदेश यात्रियों, जो विदेशी होते हैं, ठीक है, उन जो यात्रा किए हैं इतिहास में, ठीक है, प्राचीन काल में, उनके विवरण के बारे में, यानी कि उनसे संबंधित जो उनके अपने अलग सिस्टम थे उसके बारे में, गैर धार्मिक जिनको बोलते हैं। ठीक, क्लियर? क्वेश्चन समझ में आ गया? ओके, अगला प्रश्न है कि इतिहास के अध्ययन के लिए स्रोत कितने प्रकार के होते हैं। जो जो मैं प्रश्न बता रहा हूँ सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं और आपकी परीक्षा में आने की पूरी उम्मीद है। तो अगला प्रश्न यही है कि साहित्य के अध्ययन के लिए स्रोत कितने प्रकार के होते हैं। तो इतिहासकार वीडी महाजन, यानी कि बहुत ही प्रमुख इतिहासकार हैं जिनका नाम है वीडी महाजन, ठीक है, इनके द्वारा प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों को 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है, यानी कि 4 प्रकारों में इनको डिवाइड किया गया है। पहला है साहित्यिक स्रोत, दूसरा है पुरातात्विक स्रोत, तीसरा है विदेशी विकरण एवं चौथा है जनजातीय गाथाएं। ठीक है, जनजातीय गाथाएं। तो ये 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, इतिहास के जानकारी के लिए जो मुख्य स्रोत हैं वो 4 हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अगर आप इतिहास के बारे में समझेंगे, इतिहास का अध्ययन करेंगे तो उसके लिए कुछ स्रोत हैं। ठीक है, तो वो 4 स्रोत हैं। ठीक है, वो 4 स्रोतों में इतिहास के अध्ययन की जानकारी आपको मिलेगी, जिसमें से पहला आपको मैंने बताया, दूसरा बताया, तीसरा, चौथा। तो इन्हीं के बारे में आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। क्लियर? अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत क्या हैं। ठीक है, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत ऊपर वाले से ही सिमिलर क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे। जो ऊपर आपने देखा क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पर क्या देखा आपने, तो आपने ऊपर क्या देखा, यही देखा कि मतलब कि इतिहास के अध्ययन को समझने के लिए आपको 4 स्रोतों के बारे में समझना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को समझ सकते हैं। ठीक है, अब नीचे जो आप लोगों को क्वेश्चन है वो इससे संबंधित है, पुरातात्विक स्रोत से। ठीक है, ध्यान से अभी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए वही है ना, पुरातात्विक सामग्री या फिर स्रोत। तो
भाई मैं 4 हैं, लेकिन यहाँ पर एक के बारे में हम आपको बता रहे हैं अभी, पुरातात्विक स्रोत के बारे में, ठीक है। बाकी 3 के बारे में भी आपको हम बताएंगे, ठीक है। प्राचीन भारत के अध्ययन के लिए पुरातात्विक सामग्रियाँ या फिर स्रोत सर्वाधिक प्रमाणिक हैं। प्रमाणिक का मतलब ये है कि पूरा स्टाम्प वाला मामला है, ठीक है। हाँ कि ये पूरी तरह लीगल है, ये लीगल नहीं है कि ये कहीं पर पास नहीं होगा, ये आपको रोक दिया जाएगा, ये पूरा तरह पास है, ठीक है। इसके अंतर्गत मुख्यतः अभिलेख, अभिलेख किसे कहते हैं अभी हम आपको आगे बताएंगे तब आपको समझ में आएगा। सिक्के, सिक्के आप लोग जानते हैं, जो आप लोग आज भी चलते हैं वो सिक्के, पहले दूसरे सिक्के चलते तब दूसरे हैं। स्मारक, ठीक है, भवन, मूर्तियाँ, चित्रकला आदि होते हैं। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो स्रोत है वो है अभिलेख। तो अभिलेख बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही तगड़ा है। इसके बारे में आपको डिटेल से भी आगे हम बताने वाले, आपको अच्छे समझाएंगे, क्योंकि अभिलेख से जुड़े कई सारे प्रश्न आएंगे तो आपको पक्का अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पर जाना पुरातात्विक सामग्रियाँ, ठीक है, और जो सबसे ज़्यादा मतलब कि सर्वाधिक जो प्रमाणिक हैं, मतलब कि सबसे ज़्यादा जो प्रचलित हैं एक तरीके से, ठीक है, उसके अंतर्गत कुछ जो स्रोत हैं उनके बारे में आपने जाना, ठीक है। ये सब स्रोत हैं पुरातात्विक के, जो कि सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियाँ, चित्रकला, इनके बारे में जाना, ठीक है। क्लियर। जिसमें से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो अभिलेख स्रोत है, ठीक है। क्लियर, ये वाला यहाँ पर भी दिया गया है, ठीक है। चलिए, क्लियर। कोई डाउट है तो बेशक आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अगला प्रश्न है कि भाई साहित्यिक स्रोतों के उदाहरण क्या हैं, ठीक है। तो साहित्यिक स्रोत है उसके उदाहरण हैं, देखिए आप लोगों के समस्त मैंने प्रस्तुत कर दिया। साहित्यिक स्रोत वे सूचनाएं हैं जो लिखित रूप में होती हैं। साहित्यिक स्रोत का मतलब ये होता है कि जो लिखित रूप में हो, ठीक है, मतलब कहीं चीज़ में, ठीक है, इनपुट हो, मतलब लिखा हो, जैसे कि पत्रिकाएं, पत्र, किताब, रिपोर्ट, दस्तावेज आदि, ठीक है। तो याद रखेंगे साहित्यिक स्रोत का मुख्य, ठीक है, उदाहरण है पत्र, कविताएं, रिपोर्ट, दस्तावेज, ठीक है। जहाँ पर कुछ चीज़ मतलब जो सूचनाएं लिखित रूप में प्रस्तुत हों, लिखित रूप में हो, ठीक है, उसी को हम साहित्यिक स्रोत कहेंगे। क्लियर। चलिए, एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारतीय या फिर प्राचीन भारतीय इतिहास की साहित्यिक स्रोत कौन है। ध्यान से सुनेंगे, प्राचीन भारतीय यानी कि पुराना जो भारत था, ठीक है, उसमें जो इतिहास के जो साहित्यिक स्रोत थे उसके बारे में आपको बताना है। आज के 200, 300, 400 साल पहले की बात, ठीक है, तब से मतलब तब का एक क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत कौन कौन से हैं। पहला वेद, दूसरा है ब्राह्मण, तीसरा है आरण्यक और उपनिषद, चौथा है वेदांग, पांचवा है महाकाव्य और छठवा है पुराण। याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये सब हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोत, ठीक है। इन सब में क्या है, लिखित रूप से हैं। वेद में भी लिखा गया, ब्राह्मण में लिखा गया है, वेदांग में, महाकाव्य में, पुराण में, ठीक है। तो साहित्यिक स्रोत का मतलब ही होता है कि जो चीज़ लिखित रूप में हो, ठीक है। अब अगला प्रश्न भाई अब आ गया कि अभिलेख के बारे में बताइए, अभिलेख के बारे में समझाइए। तो अभिलेख किसे कहते हैं और इसका क्या महत्व है, ये प्रश्न उठ रहा है, ठीक है। सिंपल से समझिएगा। अभिलेख, देखिए मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि साहित्यिक स्रोत का मतलब यही होता है कि लिखित रूप में कोई चीज़ आपको प्रमाणित की जाए, ठीक है। तो उसके स्रोत कौन कौन से थे, वहाँ पर आपने अभी देखा था अभिलेख भी थे, ठीक है, और आपको स्मारक भी दिखे थे, ठीक है, और आपको सिक्के भी दिखे थे, ठीक है। तो कहने का मतलब अभिलेख भी जो अभिलेख है इसमें भी कुछ लिखित रूप में ही दिया जाएगा, ठीक है। तो अभिलेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए पाठन सामग्री को कहते हैं। सिंपल सा उत्तर समझिए, ठीक है। पत्थरों पर, धातुओं पर जो बहुत ही कठोर हैं, बहुत स्ट्रोंग हैं, ठीक है, ठीक है, उन पर, उन सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मतलब कि उस पर जो बताया गया है या फिर लिखा गया है, ठीक है, लिखा गया है सतहों पर, ठीक है, किए गए पाठन। जब आप कोई चीज़ लिखा रहेगा तो उसे आप लोग जब पढ़ेंगे, ठीक है, तो वही पाठन जो सामग्री होती है उसी को हम अभिलेख कहेंगे। और भी बहुत सारी सिंपल परिभाषा है जो कि हम आपको आगे बताने वाले हैं, बने रहिएगा। प्राचीन काल में इसका उपयोग हो रहा है, ठीक है, प्राचीन काल में भी हुआ है, ठीक है, और आज करंट में भी लोग इस देखते हैं और समझते हैं, ठीक है। तो इसका जो उपयोग है वो प्राचीन काल में हो रहा था, ठीक है। और शासक इसके द्वारा अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण कराते थे, मतलब कि जो पहले के राजा महाराजा शासक थे, ये लोग कोई आदेश देते थे कि हाँ
अब आपको जिस भी भाई इनका भी एक राज्य हुआ करता था, इनका एक साम्राज्य हुआ करता था, जिस भी एरिया में रहते थे वहाँ के लोगों को ये पूरा हैंडल करते थे कि वहाँ के राजा हुआ करते थे, ठीक है। तो वो लोग क्या करते थे, कोई आदेश देते थे राजा महाराजा शासक, तो उस चीज़ को क्या करते थे, कोई बहुत बड़ी अनाउंसमेंट किए कि हाँ सभी गांव या फिर सभी जो हमारे राज्य के लोग हैं, आप सभी को जितना भी आप लोगों के पास संपत्ति है या फिर आपके पास जो भी समस्याएं हैं, आपके पास संपत्ति है तो वो आप हमें ला के दीजिए। या फिर एक तरीके से आप लोग कह सकते हैं कि आप लोगों के पास जो भी समस्या है वो हमें बताइए, ठीक है। या फिर ये लोग क्या करते थे, कोई कोई युद्ध लड़ने जाते थे, ठीक है, तो उसमें जीत जाते थे तो क्या करते थे ये लोग, अभिलेखों पे, पत्थरों पर, धातुओं पे वो चीज़ लिखा देते थे कि फलाने फलाना युद्ध मैंने इस सन में लड़ा और मैंने जीता, ठीक है, वो चीज़ लिखवा देते थे। वही कहा जाता है कि उत्कीर्ण करा देते थे अपने आदेशों को, ताकि लोग उन्हें देख सकें, ताकि आते जाते लोग देख सके कि हाँ भाई कौन से राजा ने कौन सा युद्ध कैसे क्या लिखा, वो सब पढ़ सके, ठीक है, और पालन कर सके। आधुनिक युग में भी इसका उपयोग हो रहा है, ठीक है। तो सिंपल सा मैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी आपको हम एक सिंपल परिभाषा दे रहे हैं, एक उदाहरण दे रहे हैं, ठीक। उदाहरण आपने देखा होगा आपके शहर में, आप शहर में तो शहर में, गांव में तो गांव में, जब कोई आपके एरिया की रोड बनवाता है, ठीक है, आपके एरिया का रोड बनवाता है, सड़क बनवाता है, ठीक है, ठीक है, आपका प्रधान हो सकता है, आपका विधायक हो सकता है, आपके यहाँ जो भी सांसद हो सकते हैं, आपके यहाँ नगर निगम का कोई डिपार्टमेंट हो सकता है, फिर गवर्नमेंट, ठीक है। तो जब रोड बनवाता है तो वहाँ पर बन जाती है, जब रोड समाप्त हो जाती है कि हाँ भाई रोड का काम कंप्लीट हो गया, तो वो लोग क्या करते हैं, इतना बड़ा एक क्या लिखा देते हैं, एक इतना बड़ा एक आप लोग कह सकते हैं एक पोस्टर टाइप का, आपने देखा होगा कि ये लोग मतलब कि एक पत्थर का बनवा देते थे, ठीक है। पत्थर को बनवाने के बाद उसमें लिखा देते कि हाँ ये आदित्यनाथ योगी या फिर प्रधानमंत्री के द्वारा या फिर ग्राम प्रधान के द्वारा ये सड़क यहाँ पे यहाँ तक इतनी दूरी पे इतनी दूरी तक बनाई गई है इस सन में, ठीक है। तो लिखा नहीं देते, आपने देखा होगा जहाँ पर रोड समाप्त होती है वहाँ पर लिखा नहीं रहता है, ठीक है। वही चीज़ सेम यहाँ पर है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिलेख किसे कहते हैं और कितने प्रकार। बहुत सारे मैंने अभिलेख की परिभाषाएं और बहुत सारे प्रकार इंक्लूड किए हैं ताकि आपको कोई ना कोई परिभाषा तो अच्छे समझ में आ ही जाए, ठीक है। अभिलेख क्या है, राजाओं तथा अन्य महत्वपूर्ण लोगों द्वारा, राजा और अन्य महत्वपूर्ण जो बहुत ही मतलब कि जिनका कहना लोग मानते थे जो कुछ अपने जीवन में संघर्ष करके कुछ अचीव किए हों, प्राप्त किए हों, ठीक है, वो महत्वपूर्ण लोगों द्वारा अपने आदेशों को मतलब कोई आदेश देते थे, ठीक है, तो उसको पत्थर पे लिखवाते थे। जैसे कि आजकल कोई आदेश आता है तो आप लोग देखते हैं मोबाइल पे आता है, ठीक है, व्हाट्सएप पे भेजा जाता है कि हाँ ये आदेश आपको पालन करना पड़ेगा। तो पहले सिस्टम ये था कि वो पत्थरों पे लिखा देते थे, जो कठोर धात थे उस पर लिखवा देते थे कि हाँ ये नियम आप जो हमारे साम्राज्य के लोग हैं, जो हमारे राज्य के लोग हैं, आपको ये मानना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करते थे, खुदवा के उस चीज़ को लेख का मतलब लिखवा देते थे, ठीक है, जिसे अभिलेख कहते हैं। अभिलेख जो है ना पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसे कठोर सतहों पर राजाओं तथा अन्य महत्वपूर्ण लोगों द्वारा, ठीक है, लोगों के आदेश और उपलब्धियां खुदी हुई थी। मतलब कि उस पत्थर पे, ठीक है, जब लिखा जाएगा तो भाई खोदा ही जाएगा तभी तो लिखा जाएगा ना। तो उन आदेश को मान लीजिए कोई महाराजा है, कोई राजा है, उसने आदेश दे दिया कि जितने भी हमारे साम्राज्य के राज्य के लोग हैं, आप सभी को किसी दूसरे साम्राज्य को किसी दूसरे राज्य में जाने की आवश्यकता नहीं है। जितनी भी समस्याएं हैं, जितने भी आप लोगों की परेशानी है, सब इसी राज्य में आपकी निवारण किया जाएगा, ठीक है। तो ये आदेश दे दिए कि हाँ भाई किसी को मदद के लिए आप कहीं बाहर नहीं जाना है। उपलब्धियाँ का मतलब ये हुआ कि पहले क्या होते थे, आक्रमण हुआ करते थे और युद्ध हुआ करते थे कोई एक राज्य से दूसरे राज्य में, ठीक है। तो वो क्या होता था, जब मान लीजिए कोई एक राज्य का राजा और दूसरे राज्य का राजा जब युद्ध होते थे उन लोगों के बीच, ठीक है, तो एक राजा तो जीतेगा ही जीतेगा, एक हारेगा। तो जिस भी राज्य का राजा जीतता था वो अपने राज्य में आकर एक बहुत बड़ा पत्थर पे, एक बहुत बड़े धातु पे, ठीक है, या फिर जो भी उसके पास सुविधाएं थी मिट्टी का या फिर उसके पास पत्थर, कठोर चीज़ कोई भी, ठीक, उस पर लिखवा देता था कि इस राज्य को मैंने पराजित करके वहाँ के इस राजा को मैंने पराजित कर दिया है और इस सन में करा दिया है, ठीक है। तब वो क्या हो जाएगा, एक तरीके से वो अभिलेख हो जाएगा, हाँ भाई इस सन में इस राजा को हरा दिया गया है इस राजा के द्वारा, ठीक है, वही आपका अभिलेख हो गया लिखित रूप में। क्लियर। अगला एक और भाई इसी के संबंधित प्रश्न है, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है, उसी से संबंधित अभिलेख के बारे में ये भी है, ठीक है।
अब अभिलेख के महत्व के बारे में प्रश्न आ सकता है आपकी परीक्षा में, ठीक है। तो भारतीय इतिहास में अभिलेखों का बहुत ही महत्व है। भारतीय इतिहास में अभिलेख बहुत ही जरूरी है और बहुत ही महत्व है इसका, ठीक है, जिससे हम आप लोग आज जानते हैं, ठीक है। और भारतीय इतिहास में तो महत्व है ही, अभिलेख के माध्यम से हमें तत्कालीन भारत की राजनीतिक स्थिति के बारे में जानने को मिलता है कि हाँ पहले की जो राजनीतिक स्थिति थी वो कैसी थी, पहले का जो धर्म वाला सिस्टम था वो किस मतलब कि धार्मिक जो चीज़ें थी वो किस तरह लोग मानते थे, धर्म को किस प्रकार वो लोग मानते थे और उसको किस प्रकार एक लोग मतलब कि एक राज्य से या दूसरे राज्य के लोग को किस प्रकार धर्म को मनवाते थे या धर्म वाला सिस्टम क्या था, ठीक है। समाज के बारे में यानी कि सामाजिक स्थिति क्या थी, जो लोग एक राज्य में एक साम्राज्य में रहते थे वो आपस में किस प्रकार मेल जोल करके रहते थे, ठीक है। समाज की स्थिति कैसे थी, आर्थिक स्थिति कैसी थी, ठीक है, यानी कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम रुपये पैसे वाली कैसे थी, ठीक है। इन सभी के माध्यम से जानकारी मिलती है, ठीक है, कि पहले की जो आर्थिक सिस्टम कैसा था, सामाजिक सिस्टम कैसा था, धर्म वाला कैसे सिस्टम था, राजनीति कैसे होती थी पहले, ठीक है। इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। अभिलेख के लिए कठोर वस्तु जैसे पत्थर, धात, ईंट, मिट्टी और तख्ती ताड़पत्र का उपयोग किया जाता था, ठीक है, मतलब लिखने के लिए। अब अभिलेख के प्रकार को जान लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी आ सकता है कि अभिलेख के प्रकार बताइए। तो नंबर 1 पे यहाँ पर है कि व्यापारिक तथा व्यवहारिक अभिलेख, अभिचारक अभिलेख, ठीक है, उपदेशात्मक अभिलेख, समर्पण अथवा चढ़ाव आदेश, दान संबंधी, प्रशासकीय, ये सब हैं अभिलेख के प्रकार। याद रखेंगे स्मारक, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्लियर। उसके बाद भारत के प्राचीन अभिलेख कौन कौन से हैं यहाँ पर आप लोग, यानी कि बहुत प्राचीन, ठीक है, यानी कि बहुत पुराने वाले, ठीक है। तो जैसे कि खारवेल हाथी गुफा अभिलेख है, जूनागढ़ अभिलेख है, उदयगिरी गुफा लेख है, यानी ये सारे के सारे जो हैं ये सब प्राचीन अभिलेख है जिनको आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। सब प्रश्न परीक्षा में आने वाले लगभग। ये PDF हम आपको WhatsApp पे प्रोवाइड करा देंगे जो लोग मैसेज करेंगे, ठीक है। और मिलते हैं एक और नए वीडियो में। जय हिंद।